Giuseppe Mazzini was the famous Italian revolutionist. सर आप ये इस बुक से पढ़ाते हो कौन से गाइड है। ये सब ऐसे ही है, कोई भी ले लो, हम तो ये ले रखी है, एडवाइजर है। ये तो पढ़ूंगा। जो आपके पास है उसी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज जो यहाँ बता देंगे सब कुछ दिखाई देंगे। फेमस इटालियन रिवोल्यूशनिस्ट, ये एक इटालियन क्रांतिकारी था। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज एफर्ट्स फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सो ही इज नोन, चलो देखो, he is known for his efforts towards यूनिफिकेशन, इटली के एकीकरण में इसकी भूमिका के लिए इसे जाना जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फैन आप लोग चला लीजिएगा जरूरत पड़े तो। सो he was born in Genoa. स्विट्जरलैंड हाँ, born in Genoa, ठीक है, in 1807। 1807 हम इसको रिकंसाइल कर देंगे इटली के यूनिफिकेशन के टाइम पे, ये सन याद रखो। Now, inspired by patriotism, he became the member of secret society of Carbonari. He became member of secret society. अब इसके बारे में बता रहे हैं। सोसाइटी, member of secret society of Carbonari. Of Carbonari. Now, Secret Society of Carbonari. According to Wikipedia, the Carbonari was an informal network of secret revolutionary societies active in Italy from about 1800. इटली की ये सोसाइटी है, कार्बोनारी जगह भी इटली में ही है, तो इसलिए वो इटली की एक जगह है कार्बोनारी, तो उसमें एक ये रिवोल्यूशनिस्ट की ग्रुप था, तो उसका ये मेंबर था। फिर बाद में इसने अपना खुद ही नाम दे दिया, दैट इज ही वाज फाउंडर ऑफ जैसे यंग इटली। ये सीक्रेट सोसाइटी मतलब कि वहाँ पर ये सीक्रेट क्यों होता है? सीक्रेट ऐसे तुम मोनार्की के खुले आम तुम उनको विरोध करोगे, मोनार्की तुम्हें मरवा देगा। ऐसे उस समय जो है नेशनलिज्म की बात करना या आप लिबरलिज्म की बात करना गुनाह था, ऐसे आप नहीं कर सकते ना राजा के समय में, तो इसलिए वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था इटली में, सार्डिनिया पिडमॉन्ट और होता, तो ऐसे कोई भी रिवोल्यूशन को दबाया जाता था। तो ये ऑस्ट्रिया की मोनार्की थी ना तब वहाँ पे? कहाँ पे? जहाँ पे इन्होंने यूनिफाई करा। ये आपने देखा कि ये नीचे इटली इस तरीके से था और ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट था, तो यहीं पर ये इटली का ही कोई था, तो इसने यूनिफिकेशन के लिए यहीं पे कहीं मजीनी रहा होगा, तो ये चाहता था कि जो एक जैसे एथनिक ग्रुप है वो सब एक साथ हो जाए, तो वो इसने योगदान किया, चाहे इनके साथ आया हो, इसकी पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, बट इसने योगदान किया। इनके 3 पार्ट थे कि नहीं इटली में, तो ऊपर नीचे गए, तो इसने क्या किया, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड, तो इसने एक तरीके का वार लड़ा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ये हमने देखा था कि नहीं ऊपर से, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और बहुत कुछ है। इसने यंग इटली के लोगों में एक प्रेरणा डाली कि हमें यूनिफाई होना है, तभी तो यहाँ के लोग भी लड़ सके कि यूनिफिकेशन, कोई एक गोल रखा तो उस गोल को मजीनी नहीं रखा। सो ही वाज नोन फॉर हिज नोबल एफर्ट्स टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा कौन था? नाम तो आपको उसका मंत्री कौन था? काउंट कैमिलो डी काबूल। चल, सो ये कार्बोनारी इन्हीं में से कई जगह यहाँ है कार्बोनारी, अभी हमने मैप में देख लिया, और यहीं पे ये कार्बोनारी है,
सो कार्बोनारी का ये मेंबर बना, फिर उसने कहा हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, यंग इटली, यंग यूरोप, ऐसा बना दिया। तो इस तरीके से सीक्रेट सोसाइटी का ये मेंबर बन गया। अब आगे देखिए, एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू एग्जाइल, उसको देश निकाला दे दिया गया। एट एज ऑफ 24, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज एग्जाइल, क्यों? ठीक है, यही सब काम करता था उल्टे पुल्टे। फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया ही वॉज एक्साइल्ड, यहीं पे लिगुरिया भी है। तो एक जगह वहां पे इसने लोगों को भड़काना शुरू किया। फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, तो इसके बाद ही हैज फाउंडेड फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो बर्न भी स्विट्जरलैंड में ये कहाँ है, और मर्सलीज तो हमें फ्रांस में पता चल गया। तो इसलिए लेटर ऑन ही फाउंडेड यंग इटली, यंग इटली बनाया, वो भी फ्रांस में बनाया, यंग इटली इन Marseilles and young Europe in Bern, that is Switzerland। इतना काम किया। अच्छा, मजीनी को भगवान पे विश्वास था, ओके। इट्स मेंबर वर फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। उसने जो ये बनाई ना, इसके मेंबर कौन कौन थे? बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है यूरोप में। तो यूरोप वाला जो यंग यूरोप था ना, सो वो कहाँ कहाँ के लोग थे, मेंबर्स ऑफ ये लिखने की जरूरत नहीं है। और मजीनी भगवान पे विश्वास करता था, तो उसने क्या कहा, उस हाँ अभी नहीं है, मजीनी गॉड हैज, मतलब नेशन इज ए स्पॉन्टेनियस, ए नेचुरल यूनिट एंड गॉड हैज गिवन इक्वल राइट्स टू इट्स ऑल सिटीजन एंड नोबडी इज सुपीरियर एंड नोबडी इज इंफीरियर। इसलिए सो मोनार्की शुड बी एंडेड। ये बात मजीनी की बहुत फेमस हुई। ये एक तरीके से वो जो टैग लाइन होती है ना, यंग इटली है, वो चली इसमें। तो इसने क्या बात बताई, मजीनी बिलीव्ड दैट, आपको ये वहां लिखना चाहिए कि मजीनी का क्या विश्वास था, बिलीव्ड दैट God has intended nations to be natural unit of mankind. God has made nation, nation एक नेचुरल यूनिट है। ऑफ मैनकाइंड, यानी मनुष्यों को नेशन बना के रहना चाहिए। तब तक नेशन की अवधारणा नहीं थी। अच्छा, अब देखिए, it had to be forged into a single unified republic within the wider alliance of nations. Unification alone could be the basis of Italian liberty. If we became unified, then we can be get liberty. हम फिर एक नए शासन की ओर जा सकते हैं। आपको मालूम है, जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया तो बाद में वहाँ डेमोक्रेसी भी आ गई। तो पहले सशक्तिकरण हुआ, फिर बाद में पोल हुए, फिर इलेक्शन में सार्डिनिया पिडमॉन्ट को वहाँ का हेड बना दिया। तो इसने बता दिया कि ऑल पर्सन्स ऑफ सेम एथनिक ग्रुप एंड सेम लिंगुअल ग्रुप, जिनकी भाषा और संस्कृति एक हो, दे शुड कम टुगेदर टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग नेशन इटली। उसने क्या कहा, सो ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, दैट ऑल persons of same, हाँ आगे वाला फैन, क्या करना बंद कर रहे हैं, सेम एथनिक ग्रुप के लोग
ठीक है। एंड सेम लैंग्वेज के लोग शुड, अच्छा जब इटली की बात करते हैं तो रोमन लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि रोम का जो सभ्यता थी बहुत फैली थी, वो बाद में सिमट तक रोम तक रह गई, वरना रोम बहुत बड़ा था। अगर आप बहुत पीछे जाओ रोम और पहले रोम तो देखोगे कि कितना बड़ा है। ये सब इजिप्ट सबको कवर कर रहा है। सो शुड कम टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग नेशन इटली। जब तुम इटली के बारे में लिखोगे ये सब वही लिख देना, इसके सबके अंक हैं, और इसमें से बहुत सारी चीजें तुम दूसरों के बारे में भी लिख सकते हो। गैरीबाल्डी में कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी, ठीक है कि नहीं। तो टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग नेशन इटली, ऐसा इसने। जब वो कंट्री कौन कौन थी जिनके मेंबर आए थे यंग इटली में? He has opposed monarchy, अभी बताना, ठीक है, and as vision of democratic republic, उसने किसका, राजतंत्र का विरोध किया और लोकतंत्र का समर्थन किया। उसने क्या किया, had opposed monarchy and, ठीक है, supported डेमोक्रेटिक। ऐसा इसलिए इसने फ्रांस में ही क्यों बनाई यंग इटली, क्योंकि फ्रांस में खुलेआम समर्थन हो रहा था नेशनलिज्म का। उस समय इटली में तो सब राज्य शासन था, और वहाँ पर जो हम बता रहे किंगडम ऑफ सिसिलीज थे, फिर सार्डिनिया, पीडमॉन्ट थे, सब राजा लोग रहा करते थे। फिर ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था तो ऑस्ट्रिया का राजा दूसरी तरफ था। वहाँ संभव था क्या यंग इटली बना पाना? तो जहाँ प्रोलिफरेट हो रहा, फल फूल रहा, वहीं तो बनाओगे। तो इसलिए उसने मर्सिडीज में बनाया। तो एंड सपोर्टेड डेमोक्रेसी। समझ में आ गई बात? तो कुछ बातें बताओ अंशिका मजीनी के बारे में। Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionist. He was born in 1804। 1807. हाँ, Year याद है सर का? जेनोवा। He was born in Genoa in 1807, and he founded Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern, and he believed that God has made a nation. God has made a nation as natural as unit natural of, unit of mankind, and he opposed monarchy and Supported supported democratic. ठीक है। सर एक और चीज शायद मैटरनिक इवन कॉल्ड इन द मोस्ट डेंजरस, ऐसे बुक में लिखा था, सर ने कहा था, उससे एमसीक्यू बनता है बहुत। बनता तो है। Most हाँ, ये बोला था मैटरनिक ने इसके बारे में। Most आगे आएगा तो देखेंगे। और सोशल ऑर्डर। चलो अब हम लोग बात करते हैं काउंट कैमिलो डी कावूर की। आप क्या कहाना बताएंगी कि ये कौन था? या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था, मतलब चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया पीडमॉन्ट का, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब हम आगे देखेंगे सारी बातें। तो सेकंड पॉइंट है काउंट कैमिलो डी कावूर। तो इसी इटली के बारे में बात हो रही है, और इसमें सार्डिनिया और ये पीडमॉन्ट, इन्हीं के तो राजा थे, सार्डिनिया पीडमॉन्ट, और ये सब मिलके इटली बना, ये पूरा इटली बन गया। तो ये 7 अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, बाद में इटली बन गया। सो कैमिलो डी कावूर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमॉन्ट स्टेट ऑफ इटली। सो ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमॉन्ट स्टेट ऑफ इटली। ये बाद में एक स्टेट बन गई ऑफ इटली। दोनों
सब जैसे एक देश में कई स्टेट होती ना राज्य, तो बाद में उनको राज्य का दर्जा मिल गया। नहीं, सार्डिनिया, पिटमॉन्ट। हाँ, तो 2 अलग अलग स्टेट बन गई। इसके बाद नाउ द रियल क्रेडिट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू कावूर। ये एक चतुर मंत्री था। द रियल क्रेडिट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्योंकि ये जो राजा है, ये छोटी आंखों वाला राजा, उसकी ऐसे नसरुद्दीन की तरह दाढ़ी है। ये एक फनी कैरेक्टर लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये है जो विक्टर इमैनुअल है। अब काउंट कैमिलो डी कावूर के चेहरे से ही पता चलता है वो कितना मैच्योर है। और ये है विक्टर इमैनुअल। सर इसका पैर भी थोड़ा सा ना जूता पहनाते हैं। हाँ, वो गहरी वर्जिन है। अच्छा, गहरी वाली। वो असली पिक्चर है, तभी तो वो आया उसमें। तो द रियल क्रेडिट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू कावूर। ओके, he was neither a revolutionary nor a democratic। वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था कि रिवोल्यूशनरी, उसे बस इटली को यूनिफाई करना था। वो तो राजा का भक्त था, स्वामी भक्त। वो क्यों कहेगा डेमोक्रेसी आने से? ना वो डेमोक्रेटिक था, ना रिवोल्यूशनिस्ट था, कुछ नहीं था ये। लेकिन इसका चक्कर कुछ था, सब एक साथ मिल गए। वो सोचे कि एक बार यूनिफाई कर लें, फिर हम ताकतवर हो जाएं, फिर इसको तो हटा ही देंगे। जैसे मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के समय में नहीं किया था कि जब अंग्रेज अपना शिप लेके आए, बड़े बड़े 15 शिप जो कभी किसी ने नहीं देखे थे, तो सिराजुद्दौला ने कहा मीर जाफर से आक्रमण करो, सबको करो। सब सेना लेके गए। मीर जाफर ने कहा लड़ना नहीं कोई, हम ही राजा बनेंगे। सिराजुद्दौला उसका राजा है, अब वो उसका मंत्री सेनापति है। सेनापति ने अपनी ही सेना से कह दिया लड़ो मत अंग्रेजों से। सेना खड़ी रह गई। अब फिर उसने जीत लिया, फिर उसने अंग्रेजों से कहा बधाई हो आप जीत गए। उसने कहा जीत गए मीर जाफर, अच्छा मीर जाफर का सर काटो, अब हम राजा बनेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। समझ आई बात कि नहीं? उसी टाइम सर कट गया मीर जाफर का। बुरा हुआ, लेकिन क्या कर सकते। अब देखो, नाउ ही वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनिस्ट, neither a nationalist nor a democratic। ना ही वो क्रांतिकारी था, ना ही वो लोकतांत्रिक था। Like many other wealthy and educated member of Italian elite, he spoke French much better than Italian. So he spoke, could लिख दीजिए, he could spoke French better than Italian। उस समय जो फ्रेंच बोलता था उसको एलाइट माना जाता था, संभ्रांत, कुलीन माना जाता था। अब देखो, बाई टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस, इसने क्या किया? ही डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस। इसने फ्रांस के साथ अलायंस करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। मजीनी ने लड़ाई तो की थी ना यहाँ पे ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो इसने फ्रांस से कहा कि तुम मेरी तरफ हो जाओ, हम लोग मिलके से हरा दें। सो नाउ आपको मालूम है एक समय में विश्व के 3 सबसे शक्तिशाली देश थे, जर्मनी का हिटलर, इटली का मुसोलिनी और जापान। ये 3 का आतंक चलता था। जापान ने तो पूरे रशिया और चीन पे कब्जा कर लिया था। जब उसके हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, 1-1 लाख लोग मरे, उसने बोला अब हम, वरना रशिया में तो जार था ना, तो उन्होंने कहा आइए आइए जार से मुक्ति दिलाइए, लड़े ही नहीं वो। उसने ऐसी मुक्ति दिलाई कि गन्ने की मशीन में चलाया वहां के सैनिकों। क्या? उसने नए नए तरीके, जितने जापानियों ने किल करने के तरीके खोजे हैं उतने विश्व में किसी ने नहीं खोजे। जाके देख लेना, आंख फटी की फटी रह जाएगी। हाउ इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापानीज आर्मी टॉर्चर्ड रशिया एंड चाइना। तुमको सब पता चल जाएगा कि कितने बुरे लोग हैं।
फिर उसके बाद अमेरिका ने कहा तुम सबसे क्रूर हो, अब तुम सेना नहीं रखोगे। आज तक जापान ने सेना नहीं रखी, उसने कहा सेना नहीं रखी तो विकास करो, अमेरिका उनकी रक्षा वो करती है। तो विकास ही विकास करो, निर्दयी लोग। है कि नहीं? सो अब जरा देखें, बाई टैक्टफुल, उसने टैक्टफुल अलायंस बनाई, गठबंधन बना लिया विथ फ्रांस। किसको डिफीट कर दिया? He defeated ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस। इसके बाद नाउ ही वॉज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इटली। देखो बिस्मार्क के नाम पर कितने लोगों का नाम पड़ गया। काबूल को भी बिस्मार्क बोल रहे हैं और यहाँ सरदार पटेल को भी सब बिस्मार्क ही बने जा रहे हैं। इसमें बिस्मार्क का भी हाथ है। और वो तो ऑटोमन बिस्मार्क तो कौन, जर्मनी का था, लेकिन सब जर्मनी जैसा बनने जा रहे हैं क्योंकि उसने 39 स्टेट को किया था और उसने तो सात कोई किया, तब भी बिस्मार्क बोले जा रहे हैं। तो ही वाज नोन एज बिस्मार्क ऑफ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया। नहीं, उन्होंने कितने 257। हैदराबाद के निजाम ने बोला कि हम तो नहीं करेंगे, उसने कहा कोई बात नहीं। 2 दिन उसने सेना को घिरवा लिया, बोला सेना खड़ी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो बिस्मार्क को पटेल बुलाए। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने चोरी छिपे बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल से, अब हमको लीड करने दो कश्मीर को। वहाँ उन्होंने गुड़ गोबर उन्होंने अगर सरदार पटेल को दिया जाता ना, पूरा कश्मीर हमारा होता, कोई डिस्प्यूट ना। अरे किसको बना दिया यार? नाउ ही वाज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली। जब चीन की सेना हम पे आक्रमण कर रही थी, एयरफोर्स ने कहा हमें भेजो, हम तो तुम्हारी सशक्त सेना। उसने कहा नहीं, हम लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, हिमालय पे ही तो कब्जा कर रहे जाने दो, बर्फ ही तो है। सही में वो संसार में शांति दूत के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए उन्होंने, हमारी इंडिया लीड कर रही थी, लाहौर तक जा रही थी, उन्होंने कहा जाओ मत, हम विश्व वहां जाएंगे, यूएनओ। वीटो पावर भी नहीं लिया, बोला चीन को। अब हम आज संघर्ष कर रहे हैं वीटो पावर के लिए। बताओ, और कई जगह हमारी बात काट देता है इन चीन। सबके बदले उसको पैसे वैसे मिलते क्या पता क्या मिलता था, लेकिन मिलता ही होगा वो और उनका जो पीने का पानी वो श्रीनगर के चश्मा शाही से आता था। तब तो पता ही होगा। अब देखिए, सो ये बात हो गया द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नोट जिस पे लिख रहे हैं उसका नहीं पता। बुक की एक्सरसाइज कराना, इसी से आएगा। नाउ ईशान बताइए काउंट कैमिलो डी काबू के बारे में। He was chief minister of Syria, Piedmont. इधर मत देखो। He बोलो। यश बोलिए। He was chief minister of Sardinia and Piedmont. The real credit for unification of Italy goes to Cavour. He speaks French better than Italian. He was not a revolutionist. He was not a revolutionist nor a democratic. By a tactful Alliance with France, he defeated Austria. He was known as Bismarck of Italy. पूरा बताया, वही बताया पूरा।
अब ये टारगेट पे आ गया, आगे चलते हैं। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, आपको मालूम है नेहा, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें एक नाम बताओ जिसका क्रेडिट है। देखें मेमोरी या घर में पढ़ती होगी तो। हाँ बोलो प्रवीण, आप बताइए। हमें नहीं लेना देना, आपको नाम बताना। हमें ज्यादा मालूम नहीं, हमें पूछ कल तुमने बताया था, भूल गई। हाँ वो जर्मनी का ऐसा नहीं, ग्रीक तो जर्मनी जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पिक्चर, तो अभी इसमें मैं एक पिक्चर दिखाऊं, अगर ये दिखाता है तो दिखाऊंगा। तो पोएट नहीं, मतलब पैसे जमा देखो कुछ चीजें बता दें कि ये ग्रीक का झंडा है सबसे पहली बात, ठीक है। दिस इज ग्रीस का फ्लैग, आपके बुक में भी बना हुआ, ठीक है कि नहीं? ये है बना हुआ। सो पिक्चर फॉर ऑटोमन एम्पायर नेवल शिप बर्न्ड बाय ग्रीक फोर्सेस, ये दिखा दे। तो ये दिखाया गया है पिक्चर में, यहाँ तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन वो जो इनको धुआं किया था पिक्चर में, तो वो शैतान की तरह धुआं दिखाया जा रहा था। ये देखो, ये उसने वहां के ऑटोमन एम्पायर के शिप को जला दिया, और जो इसका धुआं है ना उसमें शैतान का मुंह दिख रहा था। ये अभी वो हमारे वीडियो एल्बम में है। तो जो उनके, इसने अपनी सबसे बड़ी विजय मानी कि हमने उनके शिप्स जला दिया, नेवल शिप को जला दिया। जबकि ग्रीक बहुत कमजोर कंट्री था, लेकिन इसने इतनी खुशियां मनाई कि ये देखो नेवल शिप जला दिया, और देखा जाए तो पता चल जाएगा। देखो अभी मैं दिखा दूंगा, यही सब चीजें अभी देखने जा रहे हैं। फिर भी इसमें इतना नहीं है, तो वो तो हमारे में देख लेना, जैसे शैतान की आंख नहीं होती है वैसे दिखाए धुएं में बन रहा कि हम काल बन के आ गए तुम्हारे। तो ग्रीक का झंडा आपने देख लिया। अब लॉर्ड बायरन भी बता दिया, देखो प्रवीण ने। लेट अस सी, ग्रीक हैज बीन ए पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पर ये ग्रीस है और ये इटली है, देख लो। ग्रीस का नाम है यूनान। यहाँ पर 5 ऐसे दुकानें हैं पूरे जोधपुर में जहाँ यूनानी दवाएं बिकती हैं। यूनान की दवाएं पूरे विश्व में बिकती हैं। यूनान सबसे पहले मेडिसिन की खोज की, वहीं होम्योपैथी की भी खोज की। चलो, इंडिया में भी है चरक संहिता जो है, वो चरक सुश्रुत ने सबसे पहले एक वेद लिखा, उसमें पूरा इन सब चीजों का, ठीक है। अब देखो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखिए, दैट इज ग्रीस हैज बीन ए पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर, कहीं और नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। अभी उसमें सऊदी अरब, दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अभी आ रहा है, इसके ठीक ऊपर। और यहीं पे सीरिया मिस्र है। सीरिया में जानते हो ISIS के लड़ाते हैं, उसके ठीक ऊपर से। तो यानी ग्रीक किसके अंदर में था बोलो? So Greece had been a part of, Greece had been a part of Ottoman Empire, ठीक है, since 15th century। 15th century से था, कितने पहले से जरा सोचो, कहाँ उन्होंने उसकी संस्कृति पहुंचा दी होगी। क्योंकि मुगल्स तो गड़बड़ कर देंगे सब ना, तो वो हो गया। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक स्टार्टेड। और कब शुरू हुआ? द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
started on 1821, तो 321 साल बाद शुरुआत हुआ, क्योंकि 1401 आ गया तो 15th सेंचुरी शुरू हो गई। 15th सेंचुरी क्या हो गई, 14th सेंचुरी पूरी और 1401 साल से 15th सेंचुरी शुरू। तो आप 1400 से 1800 कितने साल हो गए, 400 साल, 421 साल। 421 साल हो गए। तो द नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। सो अब यहां तक देखिए, सो ग्रीक्स हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स, क्योंकि ये 400 साल से ग्रीक्स को भगाता रहा, वो भाग भाग के यूरोप जाते रहे, तो वो सब सपोर्ट नहीं करेंगे इसके नेशनलिज्म में। सो सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, जो देश निकाला में रह रहे, इन एग्जाइल, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज हु वर affected by Greek culture, and also from other European countries, ठीक है, having sympathy towards Greek culture, sympathy towards, इनका रोम जैसा ही कल्चर था, रोमानियन संस्कृति, टूवर्ड्स एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ठीक है, जब स्पार्टा और इस रोम की लड़ाई हो रही थी, इन्होंने ही तो काठ का घोड़ा बनाया था लकड़ी का, और वहां खड़े हो गए ले जाके लकड़ी का घोड़ा, बच्चे निकले बाहर देखने स्पार्टा, इनमें 2 साल तक घनघोर युद्ध चला था स्पार्टा और रोम में। तो जब लड़के देखे तो बोले ये घोड़ा बहुत अच्छा है, कोई हमारे शहर के बाहर छोड़ गया, इसको अंदर ले चलो। जब घोड़ा अंदर खींच के लाया गया, रात को सैनिक निकले घोड़े का पेट फाड़ कर और पूरे स्पार्टा को तबाह कर दिया। वही ग्रीक के लोग, क्या दिमाग है। तो अब देखो, वरना हार रहे थे। नाउ इसके बाद पोएट एंड आर्टिस्ट, इन्होंने इसका काम किया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, बहुत सुंदर लड़का था, 22 वर्षीय था, लेकिन मर गया। देखोगे तो पता चलेगा। द पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, फन, ठीक है, एंड लेटर ऑन वेंट टू फाइट इन वॉर, बाद में वो क्या हुआ, एंड लेटर ऑन वेंट, सिर्फ फंड ही नहीं किया, वेंट टू फाइट वॉर एंड डाइड ड्यू टू फीवर, ऐसा हो गया। ठीक है, फाइनली ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपोल मेड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली ट्रीटी ऑफ, इसको कंस्टेंटिनोपोल भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, क्योंकि नाम कठिन है ना, तो हिंदी में कैसे लेंगे इसे, तो कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। द ग्रीक बिकम इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीक became independent nation। इतना ही लिखना है। अब इतना हमें नेहा बता दे तो हम आगे बढ़ जाएं। बोलो, सेकंड ही तो तुम ले लेती हो हर बार, हम चूक जाते हैं। कभी कोई तुम्हारे सेकंड ले लेती हो, कभी दूसरे सेकंड में। बोलो प्रवीण। Greece was a part of Ottoman Empire in 15th century. The War of Independence started in 1821.
the English poet Lord वहाँ Byron. से सीधे यहाँ पहुँच गए। और कुछ बीच का बोलो। नहीं है, बोलो अच्छा तो बोलो। अपनी बोलो। अच्छी बात। ये शिका। Greece had been a part of Ottoman Empire since 15th century. The war of Independent of Greece Greece started in 1821. The Greek took help from the Greek who were exiled from their country for the war. English poet Lord Byron also for Not only organized funds, funds but also for fought war for Greece independence. आगे एक लाइन और है, ठीक है? That is Treaty of पूरा बोलो। Greece was a part of Ottoman Empire since 15th century. The War of Independence started in 1821. The Greece got support from the Greeks who were living in exile and some other European countries who have sympathy towards Greek culture. The English poet Lord Byron collected fund and also fought for independence of Greek war and died due to fever. The Treaty of Constantinople, Treaty of Constantinople became independent nation. हाँ, Greek got independence by Treaty of पूरा बताया है। Now, next is Frankfurt Parliament. आपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट देखी थी, गोल्ड बिल्डिंग, सेंट पॉल चर्च, वहीं पर ही पहली वो पार्लियामेंट लगाई गई थी। जगह कोई भी हो सकती, चर्च भी हो सकती है, पार्लियामेंट नहीं थी उनके पास तो क्या करें? जर्मनी की थी ना? हैं? जर्मनी तो जर्मनी में ही तो थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहाँ पर 821 लोग गए थे। जर्मनी की फोटो वहीं पर तो वो हमने कहा था ना कि दैट इज फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को उन्होंने ऑफर किया था, और मना कर दिया, पर उसने मना कर दिया था। वही सब लिखने जा रहे हैं। सो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सेंट पॉल चर्च, और जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट ही जगह का नाम, वो जगह का नाम है, इसीलिए उसका ऐसा नाम पड़ा। सबसे पहले वहीं पर सब लोग आ गए थे तो नाम पड़ गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और वैसे जो जर्मनी के वो रीच स्टैग है, पार्लियामेंट का नाम क्या है? रीच स्टैग, एक साथ है रीच, ठीक है? तो उसकी नई बिल्डिंग हो गई। सो इट इज द नेम ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली फाउंडेड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। इट वाज नेम, जैसे फ्रेंच नेशनल असेंबली थी वैसे जर्मन की बनी थी नेशनल असेंबली, ठीक है? तो वो फाउंडेड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, फाउंडेड ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ, अब आप देख लो 1848 है, मतलब उस समय आप देख रहे लुई फिलिप आ चुके थे फ्रांस में, उसी की टाइम लाइन। और 1870 में फ्रांस ने फाइनली इंडिपेंडेंस पाई थी, तो कितना लेट है, जब उनका थर्ड रिपब्लिक चल रहा था, खत्म हो गया था वो, खत्म हो गया था, अब उसका भी खत्म हो गया। नेपोलियन 3 आ गया, इसके बाद से 1848 से 3 आ गया था, तो उस समय की बात है, तब इन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई और उसका नाम क्या रखा? सो जर्मन नेशनल असेंबली का ही दूसरा नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है? अब आगे देखिए। सो इट ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी इन ए डेमोक्रेटिक वे, ये जर्मनी को यूनाइट भी करना चाहते थे
और लेकिन ये चाहते थे डेमोक्रेसी भी आ जाए. So it tried to unite Germany in democratic way. आगे देखिए. Now to unite Germany and to constitute the united Germany, a parliament. So for this, a parliament met of 821 members met at St. Paul Church in Frankfurt. For this purpose, all 821 members of parliament assembled in Frankfurt city. Assembled in Frankfurt city. ये बर्लिन के पास का छोटा शहर है. बर्लिन वहाँ की राजधानी थी. तो फ्रैंकफर्ट सिटी एट सेंट पॉल चर्च. सेंट पॉल चर्च. इस पर्पस के लिए वे लोग वहां इकट्ठे हुए और बड़ी धूमधाम से. आपको मालूम है वो जो लंबी सी जर्मेनिया की फोटो लगाई थी वो किसके द्वारा बनाई गई? फिलिप वीट. ठीक है. अब जरा देखें 831 लिखिए. 831 डेप्यूटीज थे. ओके. नाउ दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर न्यू जर्मन नेशन. दे हैड, सभी ने मिलकर वहीं पर ड्राफ्टेड, एक कैसा जर्मन होगा, ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन. और फिर वहीं पर उन्होंने ऑफर भी कर दिया था फ्रेडरिक विलियम फोर को ना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर न्यू जर्मन नेशन. जैसे उसमें नहीं हुआ था कि मीराबियू ने एक अपना ड्राफ्ट किया था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में तो ऐसे इन्होंने किया. आगे देखिए. एंड दे प्रपोज्ड, इन्होंने क्या किया कि प्रपोज्ड फ्रेडरिक विलियम फोर टू बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना देते तो अब उन्हें कैसा चाहिए? संवैधानिक राजतंत्र. एक राजतंत्र था एब्सोल्यूट मोनार्क, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. दे प्रपोज्ड, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम फोर. विलियम फोर ऑफ प्रूशिया. प्रूशिया कहते हैं, प्रूशिया, टू बिकम constitutional monarch but he denied the offer. The new constitution was rejected by Frederick William IV. The Frankfurt Parliament failed to unite Germany. The Frankfurt Parliament, फिर इसका मतलब है कि वो जर्मनी नहीं बना पाई. यहीं पर इसका किस्सा खत्म होता है. Failed to unite Germany. फिर अभी आपको अभिषेक इसका मुजाहिरा प्रस्तुत करेंगे. मुजाहिरा का मतलब झलकियां. बताओ. It was the name of German Parliament Assembly formed during the Revolution of 1848. It tries to unite Germany in a democratic way. At that place, 831 members gathered to make it happen. 831 members gathered at Frankfurt City of St. Paul Church. They offered Frederick William IV
They drafted a constitution there. They drafted a constitution for the new German nation. They offered the Frederick William IV to be the king of the new constitutional monarch of Germany, of Prussia, and He declined the he offer. declined the offer, and so the new German nation could not be. So the purpose इनका जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का है वो फेल हो गया. नेक्स्ट इज द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मतलब इन पांचों में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. वो कुस्तुन दुनिया की संधि ना. हिंदी में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा, इंग्लिश में ऐसा पढ़ा, नाम ही बदल जाते हैं. द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल. द रोल ऑफ वुमेन इन अब देखो, वुमेन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में ही, सब जगह जब भी नेशनलिज्म का मूवमेंट हुआ तो फीमेल ने क्या, यू कैन डिनाई द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया. आप देख लो, फोटो देख लो अगले टॉपिक पे. सब ज्यादातर वुमेन महाराष्ट्र, नासिक, नागपुर वाली सफेद साड़ी में निकल पड़ी थी झंडा लेकर के. So they were all inspired by Gandhian philosophy. So now women played लिखो, बहुत सारी औरतें हैं. played important role in establishment of democracy all over the world. Played important role in establish. वो लोग जूता पहन के निकल पड़ी थी. अमेजन का जूता. Establishment इन यूरोप साड़ी कहाँ से लाए? democracy all over the world. जूते की बात. इतनी बात समझ में आई. और फिर उन्होंने जो फीमेल थी, उन्होंने उन्हीं जूतों से अंग्रेजों को अब जूते ही आएंगे. क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो जूता चुराई देगी. अब ये देखिए, in all the European states, women have taken an active part in nationalist struggle. तो मतलब they have actively participated in nationalist struggle. They actively, जहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ वो गई. Participated in nationalist movement. जो भी हुआ, कहीं बंद करना है तो हर जगह गई. मूवमेंट. शराब खानों की टिकटिंग करनी हो तो औरतों ने शराब घर जलाए. इसके अलावा द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स, दे फॉट ऑल्सो फॉर एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, विच वाज कंट्रोवर्शियल विद इन द लिबरल मूवमेंट. अच्छा, ये जो कंजर्वेटिव थे ये चाहते थे कि औरतों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, बट लिबरल्स नहीं चाहते थे. बट वुमेन चाहती थी. सो दे ऑल्सो फॉट फॉर वुमेन वोटिंग राइट्स. वो रेडिकल्स चाहते थे, वो क्यों नहीं मिले. Women also fought for female voting rights या female adult franchising. वोटिंग राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई की. ठीक है, ओके. फॉर विच लिबरल्स वर अगेंस्ट. लिबरल्स वर अगेंस्ट फॉर देयर वोटिंग राइट्स. यहाँ लिखो,
लिबरल्स उदारवादी, लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी, और कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी। और वो उनका मतलब रेडिकल्स अगेंस्ट अतिवादी, अगेंस्ट मतलब सरकार, तो वो रेडिकल हो जाते हैं। अब धर्म से जरा दाएं बाएं हुआ, वो मुसलमानों का कार्य है। कुरान बोलो जरा, तो उसने फाख्ता की जगह फाख्ता बोल दिया, बोला ये नुक्ता नहीं लगा, निकालो सर इसका। वो है मुस्लिम, बोले सही, इसने कुरान की बेइज्जती की। मार ISIS में कार रोक रोक के पूछें सरकार, पूरी कुरान याद करके जाओ वहाँ। ये गाना भी गाना पड़ता है। हाँ, ये सब वो जरा सा गड़बड़ी की तो सरकार, तो लिबरल्स वर अगेंस्ट। ठीक है भाई, धर्म तो एक स्वेच्छा की चीज है, प्रतिबंध थोड़ी कि इम्पोज कर दो किसी पे, कि जंजीरी लगा दोगे तलवार, मर्जी करेगा। तो अगेंस्ट फीमेल वोटिंग राइट्स, फीमेल वोटिंग राइट्स, बट कंजर्वेटिव वर सपोर्टिंग इट। कंजर्वेटिव ये सपोर्ट करते थे। अब ये कैसे करते थे, ये मुझे भी लगता है कि एक तो वो राजा के पक्ष में थे, उन्हें भी फीमेल उससे तो मतलब ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन कंजर्वेटिव धीरे धीरे बदलना चाहते थे। रेडिकल्स नहीं, कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बीच में भी डिफरेंस लिखाएंगे, उनके बीच में यही मुख्य डिफरेंस था। तो कंजर्वेटिव चाहते थे धीरे धीरे परिवर्तन हो, लेकिन जब भी परिवर्तन हो औरतों को पूरे अधिकार मिले। अच्छा, मतलब वो मतलब फिर सबको मिले थे कुछ तो। वो कहते थे ऐसा न करो कि फीमेल को ना दो, और लिबरल चाहते नहीं, मनुष्य पुरुषों को दो, औरतों को तो किनारे दो। प्रॉपर्टी वालों को। हाँ, एक्टिव कंजर्वेटिव सपोर्टेड फीमेल वोटिंग राइट्स, तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया था। अब देखिए, वुमेन हैड ऑल्सो फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, उन्होंने अपने राजनीतिक दल बना लिए थे। एंड दे ऑल्सो हैज रिटन द बुक्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशंस, ऐसी बहुत सी औरतों के नाम आते भी हैं, ओलंपी डिगोजिस। सो दैट इज वुमेन हैड फॉर्म्ड their own political associations, own political, उसमें वो बैठकर किटी पार्टी क्या करेंगी, एसोसिएशंस। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, किटी पार्टी। सो विचार करके, सो फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल डिमांस्ट्रेशन, यानी उन्होंने क्या किया, सो पब्लिश्ड न्यूज़पेपर छापे, न्यूज़ पेपर्स, एंड ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन डिमॉन्स्ट्रेशंस, पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। बात हो गई ना। Despite of these, they had been denied suffrage. इसके बावजूद भी उनको सफरेज नहीं मिला। सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट। थोड़ा इसी बढ़ाऊंगी। ओके, नाउ so in Frankfurt Parliament, women were मीक ऑब्जर्वर, वे सिर्फ एक प्रेक्षक की भूमिका निभाती हैं। उनको खड़े होके बोला किनारे खड़े हो जाए और देखो हम क्या कर रहे हैं। सो इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट
women were only standing in visitors gallery. Parliament, women were only allowed As a visitor. to stand in visitors gallery. उन्हें दर्शक दीर्घा में खड़े रहने की ही अनुमति मिली, न कि उसमें पार्टिसिपेट करने की। Only allowed. देखो ये सब लोग नहीं बता पाएंगे, इसमें 2 ही 3 लोग इस आंसर को बता पाएंगे, उसमें मुझे लगता है अर्पिता भी एक होंगी। Women played an important role in establishing a democratic all over the world. They have actively participated in nationalist revolution. They also fought for their voting rights, or called female adult franchisee, for which liberals opposed them and conservatives supported them. They wrote many books. They also published newspapers and actively participated in public meetings and demonstrations. They formed their own political associations, but still they were not given the voting rights. They were only allowed in Frankfurt Parliament as a visitor to stand in a visiting gallery. सही, बढ़िया बताया। क्या? अभी नहीं, अगला पूछें। Now, so what step did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity? यानी फ्रेंच के भी रिवोल्यूशनरिस्ट थे, तो उन्होंने, ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो मैं सिर्फ बताऊं फिर पूछूंगा, मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी कि हम सब एक हैं फ्रांस के लोग, जिस और उस वजह से ही लोगों में नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, बास्टील पे अटैक हुआ, ट्यूलरीज पे अटैक हुआ, तभी तो लोग संगठित हो पाए। तो उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए कि नेशनलिज्म आए? French tricolor, French language. They composed national anthems, they composed hymns, they introduced tricolor flag of Germany का है ना? नहीं, France. They spread the idea of La Partie and La Citoyenne. They have established or Uniform weights weights and measurements. They have stopped the heavy duties on trade, etc. चलो कुछ चीजें हम बताएं, तब आप फिर इसको कर French पाएंगे। language, एक बार हम बता दें, French tricolor. द फॉर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, उन्होंने क्या किया कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री यानी फादरलैंड, अगर ला मैट्री कहा जाए तो मदरलैंड, ला फ्रेटरी कहा जाए ब्रदरलैंड, फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ से है भाईचारा? फ्रेटरी से, ठीक है कि नहीं? और सिस्टर के लिए कुछ नहीं है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी आ गया, पैट्री, मैट्री और फ्रेटरी। सो दे हैव गिवन, सिस्टर का होगा वो ऐसे ही है। अब ये देखो, तो उन्होंने क्या दिया कि कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए क्या किया, for collective identity among French citizen, ठीक है? तो उसके लिए जो रिवोल्यूशनिस्ट थे, क्रांतिकारियों ने क्या दिया? रिवोल्यूशनिस्ट, ठीक है? स्प्रेड द आइडिया ऑफ ला फ्रेटरी, स्प्रेड द idea
कि हमारी जो फ्रांस है वो फादरलैंड है। आइडिया ऑफ ली पैट्री, ला पैट्री एंड ला सिटोयन। तो ला पैट्री द फादरलैंड और ला सिटोयन सिटीजन्स, ठीक है, द सिटीजन। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशन है और हम इसके सिटीजन हैं, ठीक है। ऑल्सो ठीक है, दे ऑल्सो स्प्रेड द आइडिया ऑफ सिमिलर या इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। दे ऑल्सो spread the equal rights for all citizens. Second point है they introduced, जैसा कि अर्पिता ने बताया, the French flag, यानी which is replacing the royal flag. फ्रेंच लैंग्वेज कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए अमंग फ्रेंच एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सो दे इंट्रोड्यूस्ड ट्राई कलर्ड नेशनल फ्लैग। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रेड व्हाइट ब्लू था, कैसा था कि ब्लू व्हाइट रेड था। तो ब्लू व्हाइट और रेड रिप्लेसिंग रॉयल फ्लैग। और क्या किया, इससे लोगों में फ्लैग से ही भावना आती है, फ्लैग लेके लोग चल पड़ते हैं। अन्यू एक अगर भिखारी भी चलेगा ना और बीजेपी का फ्लैग होगा तो पुलिस डरेगी, भले ये कोई बड़ा नेता ऐसे तो धक्का मार देगी, क्योंकि उसके पीछे उसे लगेगा 10 लाख बीजेपी के वर्कर्स उसके साथ है, इसे कुछ करेंगे तो सब आ जाएंगे। तो अगर हाथ में तुम्हारे झंडा है ना तो तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। हाँ, वो सब हम देख रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ था, स्टेट जनरल। अब ये इसके बाद क्या हुआ, नाउ असेंबली ऑफ स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब उस नेशन की बात आ रही ना यार, क्योंकि हम नेशनहुड के बारे में जान रहे हैं। सो असेंबली ऑफ स्टेट जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली। अब इसकी मान्यता इसने खत्म कर दी और क्या बना दिया, रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली, जो कि 89 में बनी थी। असेंबली ओके। और बाकी कुछ और भी चीजें, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप फॉर यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए एक जैसा लॉ। अब यहाँ कोई ये नहीं कुलीन वर्ग का है, संभ्रांत का है, एलाइट है तो ये है, फर्स्ट स्टेज से, सबके लिए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड वन लॉ। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड वन लॉ इज मेड फॉर ऑल सिटीजन ऑफ फ्रांस। वन law is made for all citizens of। जैसे मोहन आनंद कौन छोड़ा गया बिहार में, तो अभी कुछ दिन पहले वो बहुत बड़ा माफिया है, कई लोगों को कत्ल किया था। तो नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संसद में बिल पास कर दिया कि जिसके 14 साल हो उसे छोड़ दिया जाए। फिर आनंद मोहन को छुड़वा दिया, फिर 10 मिनट वाला ये बिल कैंसिल हो गया। लोगों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, यूनिफॉर्म लॉ चलता है, हमारा 22 साल से बंद है, अब तुम अपने को छुड़वा लोगे। अब लोग उनके विरोध में आ गए। ऐसे होता है क्या कि संसद से बोला बिल पास करवा लिया, उसको रातों रात छुड़वा लिया आनंद मोहन को, वो मतलब उनका एक माफिया गुंडा, और फिर बोले बिल कैंसिल। ये होता है क्या? हाँ, नीतीश कुमार इसका
वो बाहर आ गया। तो अब अंदर दोबारा गया। तो बाकी जो पीछे वाले बोले 14 साल से ऊपर के छूट जाएंगे, तो वो तो उसको तो छुड़वा लिया, अब बाकी छूट नहीं पाए, तब तक बिल लौटा दिया। ऐसे होते हैं क्या? ओ, ये मिला ऐसे ही हुआ है। देंगे, हैं? ये तो एक मुख्यमंत्री की साजिश है। वो उसने 100 कत्ल किए हैं, 100 लोगों को मरवाया, 100 हत्या की। हो गया। तो अब उनको गुंडे चाहिए ना, चुनाव आ रहा है, तो राज वोट नहीं लेना, तो उसने उसको निकलवा लिया और फिर बदल दिया नियम। तो यहाँ 1 लॉ की बात थी, 1 लॉ। ऐसे नहीं कर सकते आप ना। अब वहाँ धरना दे रहे लोग कि हमारा वो उसने कद्दू की चोरी की थी 22 साल से बंद है, उसको नहीं छुआ। और जिसने 100 कत्ल किए वो ईमानदार हो गया। अब ये देखो, न्यू हाइम्सवर्थ कंपोस्ट, न्यू हाइम्स, सो न्यू हाइम्सवर्थ कंपोस्ट, नए देशभक्ति गीत बनाए गए, मार्टिर्स ओथ टेकन, शहीदों के नाम पर शपथ ली गई। उसको क्या कहते हैं? मार्टिर्स ओथ टेकन। कि हम उनकी शपथ लेते हैं कि उनका बलिदान बेकार नहीं होगा, ऐसा होता है, ठीक है। एंड वर कमेमोरेटेड, और उनको याद किया गया। जैसे हमने देखा कि जो भी हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड है उनके नाम शहीदों के नाम पे मोदी ने रखे, वरना अंग्रेजी अफसरों के नाम पे थे, अंग्रेज अफसरों, सबको बदल डाला। एंड वर कमेमोरेटेड, याद किया गया, उनको फूल माला चढ़ाई, उनके गुणगान किए गए। ये सब किया गया, इससे लोगों में देशभक्ति आ गई, ठीक है। ऑल ऑन द नेम ऑफ नेशन, कि इन्होंने फ्रांस के लिए कहा, ऑल ऑन द नेम ऑफ सर हिम्स का क्या मतलब होता है? नेशन, देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत होते हैं, हाँ। जैसे वो गीत नहीं है, अय्यड़ो कागा अय्यड़ो मुर्गा पाकिस्तान रहे, ये उनका देशभक्ति गीत है। मतलब हमें मुर्गा भी खाने को मिले, पाकिस्तान रहे। हाँ यही है, देख सुन लेना जाके भाई, यूट्यूब तो सबके पास है, जाके सुन लेना। अय्यड़ो कागा अय्यड़ो मुर्गा पाकिस्तान रहे। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान डाल देना। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड, कि यानी फ्रांस के अंदर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। बोलो ये अच्छा काम किया कि नहीं? तभी तो नेशनलिज्म आएगा। तो नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी वाज अबॉलिश्ड, ओके। And uniform system of weight and measurement was adopted. Uniform system of measurement and weights and measurements, weights and commemorated नाउ। इसके बाद उन्होंने क्या किया? एंड ओथ वाज टेकन दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ फ्रांस टू नेशनलाइज द रेस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। ये फ्रांस की जिम्मेदारी बनती है कि बाकी देशों को भी वो राष्ट्रीयकृत करे और मोनार्की के चंगुल से छुड़ाए। नाउ ओथ वाज टेकन, तभी तो वहां पर बना था मर्सिलीज में यंग इटली की क्यों स्थापना हुई कि इटली को भी छोड़ा। तो रिवोल्यूशनिस्ट्स
further declared that their mission was to liberate. Their mission was to क्या करना है? To establish nationalism in rest part of Europe, ना? And abolish monarchy. Abolish. हम थोड़ा सा सेंटेंस सिंपल करके लिखा देते हैं, बुक तो सब कोई भी ले लो, इससे क्या होता है चीजें सिंपल है तो जल्दी जल्दी याद होती हैं, इसमें थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है तो इसमें वर्ड बहुत फिर उससे याद नहीं होता है। अब जरा देखो, अगली चीज है हु वर मेरियनी एंड जर्मेनिया, यानी ये एक रूपक है। एलिगरी का मतलब समझते हो कि राष्ट्र का रूपक, राष्ट्र को एक यहाँ पर माँ के तौर पर दिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बुक का, हु वर मेरियनी एंड जर्मेनिया, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड, उनको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया मेरियनी और जर्मेनिया को। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आपको कि कौन सा क्वेश्चन है कि वहां के रिवोल्यूशनिस्ट ने कलेक्टिव आइडेंटिटी और नेशनहुड के लिए क्या काम किया। तो अब यहाँ देखिए कि मेरियनी और जर्मेनिया के बारे में वो नोट पूछ रहा है। So it is female allegory of France. Female allegory, यानी उससे उसकी तुलना की गई, जब तुलना की जाती है तो रूपक अलंकार होता है। एलिगरी ऑफ फ्रांस, तो इसलिए रूपक कहा जाता है। During the French revolutions, artists used the female allegory. देखो बात ना करें। During French Revolution, अच्छा आर्टिस्ट ने क्या किया, हर जगह मेरियनी का चित्र बनाया। पूछो क्या पूछ रही हो? सर वो 7 पॉइंट में हाँ। फर्स्ट लाइन रिवोल्यूशनिस्ट फर्दर डिक्लेयर्ड, उन्होंने आगे ये कहा फर्दर। अब देखो ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशंस आर्टिस्ट ने उनके चित्र बनाए। जैसे भारत माता के चित्र यहाँ पर धोतियों में साड़ियों में चिपका दिए जाते थे, तो उससे क्या होता था, जो तो उससे कहते थे यही धोती खरीदो, ये भारत माता का चित्र है, हम वही धोती खरीदेंगे, इससे भारत माता नहीं होगा। तो वो नहीं होता जो कपड़े अंगोछे और वो पहनने वाले, वो सब में भारत माता का चित्र चिपका के देते। तो जो यहाँ की कंपनियां थी वो इस तरीके से स्वराज्य की स्थापना करी थी। अगला चैप्टर नेशनलिज्म है इंडिया, कितनी सुंदर भारत माता। सो कमल दिया है। एलिगरी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बात ना करें, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट मेड फीमेल एलिगरी, मेड फीमेल। सब लोग बोले कितनी सुंदर भारत माता थी, सोने बोले कितने सुंदर चूते हैं। सो फीमेल एलिगरी, ठीक है। और सिंबल्स, फीमेल एलिगरी का सिंबल यूज किया किसके लिए? टू पोर्ट्रे, ठीक है। फीमेल एलिगरीज किसके लिए? टू एस्टैब्लिश लिबर्टी, ओके। जस्टिस, लिबर्टी पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए एंड रिपब्लिक पाने के लिए, 3 चीज पाने के लिए। They used allegory of Mariani to get justice, to get liberty, to get liberty, justice and republic। समझ में आ गई? स्वतंत्रता पाना है और राज्यों का संघ बनाना, बहुत सारा। बड़ा फ्रांस भी चाहिए उनको। रिपब्लिक का मतलब समझते हो?
बहुत सारे राज्य, जैसे हमारे यहाँ जब रिपब्लिक होता है, ये उत्तराखंड की झांकी है, ये इसकी झांकी, सब रिपब्लिक है, राज्यों का संघ। हम गणतंत्र हैं। गण का मतलब राज्य, तो राज्यों का समूह। सर हम्म। वो अभिनेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? क्या? अभिनेंद्र अभींद्र ये अभींद्रनाथ टैगोर। अभींद्रनाथ टैगोर। अभींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया होगा। तो पापा हाँ वही हम्म? उनके पापा थे क्या रविंद्रनाथ? पिताजी थे ये ना तो पता रविंद्रनाथ नहीं, टैगोर ऐसा के। कहीं हमने पढ़ा नहीं, देख लेंगे अभी। नहीं वही थे भाई। चलो, सो अब देखो, तुझे कुछ ज्यादा कौन थे? नहीं मैंने सुना है। ओके ओके, नाउ अब आगे देख लें। In France, she was christened Mariani, a popular Christian name, which underlined the idea of a people nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and republic. The red cap tricolor, इन सब के नाम से हुआ। तो in France, she was एक, जैसे नहीं होता सेंटा क्लॉज, तो ऐसे होती क्रिश्चियनी मैरियनी, कि मतलब एक देवी जैसा रूप, जैसे कोई लेडी होती है, या यहाँ राजस्थान में कोई सती माता होती है, ऐसे वहाँ पर एक कोई नोबल लेडी थी, तो उसी के नाम पे उन्होंने अपने नाम रख दिया, क्रिश्चियन मैरियनी के नाम पे मैरियनी रख दी। जहाँ से प्रचार हुआ, जिसने अपने आप को बोली हमारी राष्ट्रमाता मैरियनी है, जैसे यहाँ कोई सती माता मंदिर हो, कहते हैं भारत माता यही सती माता के नाम पे रखते हैं, सब जगह प्रचार हो गया, फिर वही नाम पड़ गया, ऐसा हुआ। तो इन फ्रांस शी वाज क्रिश्चियनी मैरियनी, कोई एक छोटी मोटी लोगों को रोटियां बांटने वाली कोई रही हो। इन फ्रांस शी वाज, ठीक है। सो इन फ्रांस यहाँ पे किस चीज की कमी बताओ? पाकिस्तान में रोटी खाते हैं। शी वाज, उनको किस चीज की कमी, उनके गाने में ही मुर्गा आता है। वहाँ कुछ भी बांट दो। क्या कच्चा मुर्गा खाएंगे, क्योंकि मसाले और प्याज टमाटर तो मिल रहा नहीं उन्हें। अरे वो खा भी लेंगे। चलो। खा भी लेंगे, A popular Christian name. So she was christened Mariani, having very noble virtues. उसमें बहुत गुण थे फ्रांस में। A popular lady, ठीक है, having popular name लिख दो, क्योंकि उस समय तो नहीं रही होगी, जिंदा के नाम पे तो राष्ट्रवाद नहीं बनता। Having noble virtues, तो उनके नाम पे इनका नाम बनाया गया। एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक्स वाज डॉन दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। उसको ऐसा दिखाया गया कि उसके हाथ में भाला है, उस पर रेड कैप लगी हुई है, और कोकेड है, बिल्ला है। हाँ जी, कोकेड। उनकी पत्तियाँ और कोकेड नहीं होता, बिल्ला, कि हम लिबरल हो गए हैं, बिल्ला। तो वो सारी चीजें, सो हर चीज समझ में आई बात की नहीं। सो अब उसको किस तरीके से पोर्ट्रेट किया, सिर्फ ऐसे नहीं दिखा देना है, वो हमें आजादी दिलाएगी, रेड कैप है, ये सब करना। सो सिंबल्स के साथ। सो हर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज ड्रॉन, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर drawn along with liberty symbol, liberty symbol, like रेड कैप, उसको झंडे के साथ भी दिखाया, ट्राई कलर, उसमें मैरियनी का नाम भी बताया था। फोटो ट्राई कलर, रेड कैप वही एंड कोकेड। कोकेड अभी मैं देख के बताता हूँ, आपको चित्र दिखा देता हूँ। सर वो एनलाइटन आई था, ब्रोकन चेन्स थे। नहीं वो सब ठीक है, कोकेड का मतलब देख लो, वो सब तो उनके में फ्रांस में था ही ना। तो कोकेड मीनिंग अभी दिखा रहे हैं। That is not of ribbons worn, मतलब उस बहुत सारे जैसे फीते नहीं होते हैं,
या बैच, तो अल्टीमेटली इमेज हम देख लें कोकेट, तो कई तरीके का जो बैच होता है, तो आप लोगों के उसमें बना हुआ है ना इस तरीके का बैच, फ्रांस का, जो हमने उसमें नहीं अपने वीडियो में दिखाया था, कोकेट जो फ्री होते हैं, अच्छा जो ये बैच ऐसा बैच हमने नहीं दिखाया अपने वीडियो एल्बम में। आपके बारे में। हाँ, तो वो ये कोकेट है। इसी को बैच कोई भी बैच, जैसे वो कांग्रेस का बिल्ला कोई पहन ले, तो समझ में आ रहा है, कुछ भी कई किसी भी तरीके के बिल्ले, ये जैसे रिबन, कोकेट का मतलब समझ गया ना, किसी तरीके का रिबन पहन लो, तो ऐसे जब जो लोग आजाद होते हैं तो उनको एक बिल्ला मिलता है, वो कोकेट। बिल्ला। अब ये पाओगे आपकी किट्टी पार्टी में लोग बिल्ली लेके बैठी होंगी, किटन। सर पक्का उस किट्टी पार्टी की हेड ही है। अब देखो जर्मेनिया, अब ये सौम्या सबको नई पार्टी देगी नए जूते के चक्कर में, और उसमें सूप सर्व करेगी जूते, नए जूते भाई। हाँ किसी कंट्री में जूतों में वाइन पी जाती है। हाँ, मैंने सब पढ़ा है। जर्मेनिया बिकेम द इलीगरी ऑफ जर्मन नेशन। नोट करें, became illegally of German nation। बात ना करें फिर, क्योंकि हमें क्या है कि सेंटेंस बदलने पड़ते हैं, बात करेंगे तो फिर हमें दिक्कत होती है। तो जर्मन नेशन इनके बारे में क्या बात है, जैसे वहां जर्मेनिया थी, ये मेरियनी थी, तो इनकी एक और भी चीज है, एक बात इसमें लिख दो, द मेरियनी के नाम पे कॉइन ढाले गए और इनकी स्टैचू वाज एस्टेब्लिश्ड एट स्क्वायर्स, चौराहों पर। देयर स्टैचू वर, हर स्टैचूज वर, ठीक है, कॉइन एंड स्टैचूज वर मेड करके इरेक्टेड, खड़े कर दिए गए, इरेक्टेड एट स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का मतलब बड़े बड़े चौराहे पर, एंड कॉइन्स, उनके नाम पे क्या हुआ कि कॉइन भी, एंड मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड हर इमेज वाज मार्क्ड, मार्क ऑन कॉइन्स और स्टैम्प्स पर। स्टैम्प नहीं होता, पहले स्टैम्प लगते थे, चिट्ठी भेजी जाती थी तो उस पर टिकट लगानी पड़ती थी, तो स्टैम्प जानते हो ना, चिट्ठी पे एक टिकट लगती है, उसमें मैरियनी का चित्र है। और ये कोकेट सौम्या पहनी है। अब हम देखेंगे जर्मेनिया। सो जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। इमेज Germania wears crown of oak leaves। इसने जैतून की पत्तियों, जैतून की, ठीक है, ऑलिव होता है, ओक भी होता है, ताड़ का है, देखना पड़ेगा, ठीक है। एज ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, as oak, चलो बात ना करो। सो इंस्क्रिप्शन जो जर्मेनिया के हाथ में राइन नदी पे खड़ी और एक तलवार लिए है, उसमें क्या चीज गढ़ी गई है? उसमें लिखा है जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मेनिया स्वॉर्ड रीड्स, so on Germania sword, उनके हाथ में जो sword है, sword, it is written, क्या लिखा है?
The German sword protected the German Rhine. That जब नाजिज्म वाला था तब उनसे राइनलैंड में German sword protects the German Rhine. German sword protects. वो राइन नदी की रक्षा कर रही है. Protects the राइन, वहाँ रिवर बहती है. जर्मन राइन. हमने लैंड रखा है राइन लैंड है उसी के नाम पे. उस नदी के आसपास का जो इलाका है, तो जैसे गंगा क्षेत्र नहीं होता, गंगा नदी बहती है, तो उससे जो बना, उसके अवसादों से मिलकर सिल्ट से जो बना, तो राइन के सिल्ट से जो बनी जमीन है वो राइनलैंड कहलाई. जैसे सिंधु प्रदेश नहीं होता है, सिंधु नदी से बना, और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, उसी तरीके से. तो जर्मन इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये चीज हो गई. Now, so the picture of Germania form represent the specific symbol liberty, justice. ये यहाँ पे लिख देना. This figure represent liberty, justice and republic. ये 3 वर्ड याद रखोगे तो दोनों में काम चल जाएगा. लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. His allegory, कोई ऐसी चीज होगी जिसमें वो आजाद कर रही है. कोई लिबर्टी, जैसे यहाँ लाल टोपी नहीं होती थी इस तरीके से, ये लाल टोपी पहनी जाती थी कि लिबर्टी. तो लिबर्टी, जस्टिस के लिए उसके पास रॉयल सेप्टर होगा. और तीसरी चीज रिपब्लिक के लिए कि सारे देशों को दिखा दिया जाए कि हम सब एक राज्य. रिपब्लिक समझ में आ गया ना. तो रॉयल सेप्टर का मतलब है कि एक गोल्डन रॉड जिससे कि हम कानून है. His allegory, हर देखो, हर allegory, ठीक है, symbolizes liberty, justice and republic. अब देखिए, इतना ही है, ठीक है, इतना ही रखो. अब कल हम लोग 4 से 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर करा देंगे, और साथ में इसके तो बाकी कर लोगे ना. अब समझ में तो आ गया ना आपको कैसे करना है. तो बच्चों की तो वो होगी. नंबर बना 11:45 से 1:45 पढ़ना पसंद करोगे? तो फिर सुबह पढ़ लेना, शाम को अपना पढ़ाई करना. ठीक है. 11:45 से एकदम करेक्ट. 9 से 11 कोई टाइम रखो चलेगा ना. हमको 11 से तो 9 से 11 से तो 9, तो आप शाम को पढ़ लो 4 to 6. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुबह पढ़ेंगे. 4 घंटे सुबह खड़े रहेंगे, 2 घंटे से एक साथ 6 घंटे खड़ा रहे. 4 to 6 ठीक है ना. 4 to 6 शाम को पढ़ भी लोगे थोड़ा. अरे 3 to 5 वाला कौन है? उस टाइम पे तो सर इसको पढ़ा दे. तू क्या? मैं आपको करवाएगा.